बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग आए खालिद भाई नोकिया से मुलाकात करने, जो अपनी चाची को वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवारी करा रहे हैं। तो हमारा खालिद भाई आपसे पहला सवाल है कि आप चुनाव किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं, आपका माजी में क्या सोशल वर्क रहा है? देखो हफीज भाई, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपके चैनल के माध्यम से मेरी इंटरव्यू लेने का सोचा। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ऐसी कि जैसे आपने सवाल किया कि हमारी चाची को जो है यहाँ से अपक्ष उम्मीदवारी हम करा रहे, इसकी वजह ये है कि वार्ड नंबर 14 से जो आज तक मैं मजलिस का काम करते आया था, तो मेरे को ये उम्मीद थी कि भाई मेरे को मजलिस से टिकट मिलेगा, लेकिन इतनी सारी साजिशों के बावजूद वो टिकट हमारा काटा गया। बहुत सारी साजिशें उसमें हुई। तो इस बुनियाद पर मैंने ये सोचा कि भाई हमको अपने यहाँ से भी अपक्ष सीट लड़ाना चाहिए। खालिद भाई, मेरा सवाल यह है कि आपका सियासी कैरियर क्या रहा है? आप कब से सियासत में, आप सियासत में कब आए? देखो, लगभग सियासत में 20 साल के करीब करीब हो गए, जिसमें से 12 साल का जो अरसा है मेरा ये मजलिस के लिए पूरी तरह गया। तो फिर आपकी चाची अपक्ष उम्मीदवारी क्यों कर रही? तो ये जो आज मजलिस की हालत जो हुई, जो ये टिकट के बंटवारे को लेकर जो मसले सब खड़े हुए, तो इसमें क्या हुआ कि आज जो हम मजलिस का जो पीछे 2018 से जो मजलिस के 4 कैंडिडेट चुन के आए, फिर आमदार चुन के आए मजलिस से, इसमें जितने हमने मेहनत किए, आज वो सारे जूने जितने भी कार्यकर्ता थे मजलिस के, उनके सबके टिकट काटे गए। और ऐसे सब जो नए लोगों को टिकट दिए गए कि जिसने आज तक प्रवेश भी नहीं करेल था पार्टी में, डायरेक्ट इच्छुक फॉर्म लिए और उसके बाद उनको टिकट मिला और इलेक्शन लड़े। जैसे अभी एक दिन पहले इरशाद जागीरदार से मेरी इंटरव्यू हुई है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने 50% से ज्यादा 80% और अपने मजलिस के जूने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। सिर्फ 2-4 टिकट है, 2-1 टिकट उनका कहना है कि 2 से 3 लोगों को हमने सिर्फ बाहर के लोगों को दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, उनके सोच के हिसाब से हो सकता है कि उन्होंने 50% लोगों को दिए, लेकिन ये पूरे दुनिया शहर भी देख रहा, पूरे शहर अवाम में ये बात है कि मजलिस के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, उनमें से बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि 2 मेरी नजर में ऐसे कार्यकर्ता है जिनको टिकट मिला, बाकी सारों के टिकट काट दिए उन्होंने। तो बाकी के लोग कौन है इसमें, और किस बुनियाद पर उनको टिकट दिया गया? ये तो वही बता सकते हैं कि हमको तो ये नजर आ रहा है कि भाई आज पूरे अवाम में, दुनिया शहर के अवाम में ये बात चल रही है कि ये जो टिकट बांटे गए, इसमें बहुत बड़ी घोड़ाबाजारी हुई। तो अब क्या हुआ ये तो अवाम ही हमको बता रही है। देखो, इस तरह के मामले हुए सोशल मीडिया में, औरंगाबाद से लेके तो पूरे महाराष्ट्र में, उसमें धुलिया अव्वल नंबर पे आ रहा कि ये सारी चीजें हुई है टिकट को लेकर। जैसे कि आगे का आपका प्लान क्या है? पार्टी में बने रहेंगे या फिर पार्टी को इस्तीफा? आपका इस्तीफा भी वायरल हुआ था पीछे। देखो, मैंने ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जिस तरह से टिकट बांटने में घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई, तो वो चीज को नाराजगी दिखाते हुए हमने हमारा राजीनामा दे चुके थे। अब ये जो है हमारे ऑब्जर्वर टीम जो थी, वो टीम को हमने हमारी नाराजगी बता दी। तो यहाँ तक हुआ कि उनको भी ये टिकट वाटप के टाइम उनको भी भरोसे में नहीं लिया गया। अच्छा, तो आपने कहा कि आप 12 साल से मजलिस में काम कर रहे हैं, तो 12 साल में आपने ऐसा क्या काम किया जो तारीखी रहा? देखो, ऐसे तो ये 12 साल के इसमें मजलिस के ताल्लुक से अगर हम बोलेंगे तो मजलिस के ताल्लुक से मैं बहुत शहरों में गया कैंपेनिंग के लिए। मजलिस के जो भी छोटे मोटे सब प्रोग्राम हुए, वो सब में हम शामिल हुए। धुलिया शहर में आपने क्या किया? देखो, धुलिया शहर में मजलिस के ताल्लुक से सबसे पहले तो हमने 4 नगर सेवक हमारी मेहनत से निकाले। जी। उसके बाद आमदार की भी हमने पूरी तरह से मेहनत करके एक आमदार चुन के लाए, जिसका इतिहास दुनिया में रहा कि आजादी के बाद से आज तक कभी कोई मुस्लिम कैंडिडेट आमदार बनकर नहीं आया।
और ये आया जो है मजलिस की क़यादत में है। अच्छा, तो जैसा आपने कहा कि धुलिया में आप लोगों ने मजलिस की तरफ से एक आमदार दिया, बिल्कुल दुरुस्त तो बात है, लेकिन जो वादे किए गए थे मजलिस के तरफ से, तो क्या वो उस पर खरा उतरे? देखो, मजलिस के मतलब वादे से आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, जैसा कि जो वादे किए थे काम के ताल्लुक से। देखो, काम भी आज मजलिस के आमदार के नाते अगर देखा जाएगा तो शहर के अंदर पिछले 15-20 साल 25 साल पीछे भी चले जाएंगे तो कोई ऐसा अपने धुलिया शहर के मुस्लिम इलाकों में ऐसे काम नहीं हुए जो आमदार साहब ने करे मजलिस के पीरियड में। ठीक है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है खालिद भाई की जो पीछे आमदार मजलिस के आमदार बने थे फारूक साहब, तो इन्होंने काम बिल्कुल बहुत किया है। पिछले 50 सालों में शायद किसी आमदार ने धुलिया में इतना काम नहीं किया। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपके पार्टी के जो सदर साहब थे वो धुलिया शहर आकर जिस वक्त तो चुनाव हो रहा था उस वक्त तो स्टेज पर से उन्होंने कहा था, बार बार कहा था, एक बार नहीं हर बार कहा था, जब यहाँ तकरीर की तब कहा कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए सीनियर कॉलेज लाऊंगा, यहाँ पर दवाखाना मैं खुद अपना मुसलमानों के लिए मजलिस की तरफ से शुरू कराऊंगा और स्टडी सेंटर बनाऊंगा। लेकिन दुनिया में ना तो स्टडी सेंटर बना है आपके सदर साहब की तरफ से, ना आपकी पार्टी की तरफ से, ना यहाँ पर कोई मुसलमानों के लिए कॉलेज बना है लड़कियों के लिए, और ना ही कोई स्टडी सेंटर बना है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? देखो, ये जो भी वादे हुए थे ये सदर के हमारे सदर साहब ने वादे किए थे, तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये सवाल अगर आप उनसे ही पूछे। नहीं, लेकिन धुलिया की आवाम तो जो है आप लोगों पर भरोसा किया, क्योंकि आपके जो सदर साहब थे तो वो यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर के थे, लोग तो आपको पहचानते, आप यहाँ के स्थानिक लोग थे। तो क्या आपने कभी सदर साहब से सवाल नहीं पूछा आपके? देखो, इसको सवाल पूछने का जो है, हम है मजलिस के एक में छोटा सा कार्यकर्ता, क्या ये सवाल जो उन्होंने आपसे वादे किए, जो यहाँ के आवाम से वादे किए, तो ये सवाल का जवाब वही दे सकते, हम एक कार्यकर्ता के नाते नहीं दे सकते। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ वो इनके लिए चुनावी वादे होते हैं या चुनावी मुद्दे होते हैं, और इलेक्शन गया, वादे भूल गए और मुद्दे भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अभी मजलिस और भी जगह पे है, मजलिस ने और भी जगह के ऊपर जो है दवाखाने बनाए, स्कूलें बनाए, लेकिन अगर धुलिया शहर में क्या हुआ कि जब से हम देख रहे हैं तो एक कयादत नहीं रही। अच्छा, आपने कहा कि और भी जगह बनाए, तो मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ। हमारे धुलिया शहर से 50 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर है, वहां पर भी बड़े बड़े वादे किए थे भाई आपके सदर साहब ने, लेकिन वहां भी ना तो कोई दवाखाना बनाया, ना ही कोई कॉलेजेस बनाए। तो फिर हम ये कैसे मान ले कि काम किया उन्होंने, जबकि दूसरे बार भी मालेगांव की आवाम ने वहां पर उनको चुनकर दिया है, और चुनकर देने का कमाल आपके सदर साहब खुद नहीं है। कमाल तो ये है कि जो कैंडिडेट वहां पर लड़ता है तो उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो एक बहुत बड़े इंसान है, एक बहुत बड़े मुफ्ती और आलिम है, और दारुल उलूम देवबंद के रुकन शोरा भी है, तो वो अपनी शख्सियत पर चुन जाए। लेकिन आपके जो सदर साहब है वहां भी वादा किया था। आज मालेगांव शहर के अंदर बार बार मुफ्ती साहब से यही सवाल पूछा जाता है कि कहाँ है आपके दवाखाने, कहाँ है आपकी कॉलेजेस जो आपकी पार्टी बनाना चाहती थी, जो जमीन आपके सदर साहब ने खरीदा था। तो बार बार कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब को इस बारे में भी ताना दिया जाता है। तो सब मिला के यानी धुलिया और मालेगांव का देखा जाए तो अभी तक तो ये शायद चुनावी मुद्दे ही लगते हैं। इसके बारे में आपका क्या बोलना? देखो, अब इस ताल्लुक से तो हम बात भी नहीं कर सकते। जो सवाल आपने उठाए, अब इसका जवाब तो वही देंगे जो आप चुन के आएंगे। खैर, ये बड़े मुद्दे हैं, आगे इसके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन खालिद भाई, मेरा आपसे कहना है कि आप आवाम को क्या कहना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 14 और धुलिया शहर के तमाम वोटरों से ये गुजारिश करूंगा कि वार्ड नंबर 14 में जो
हमारी चाची अपक्ष उम्मीदवारी कर रहे हैं पंखे के निशान पर, तो पिछले मेरे जो भी काम है, जो आवाम की खिदमत है, उसको देखते हुए आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे को आपके कीमती वोट देकर उन्हें नवाजे। तो ये थे हमारे खालिद भाई, जिनकी चाची वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवारी कर रही है। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, हम आगे भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते रहेंगे।